हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं अनुपम पांडे और आप देख रहे हैं सक्सेस पॉइंट। दोस्तों आज मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट अवेटिंग वीडियो लेकर आया हूं जो हिंदी की है और आप की गई। कई लोगों ने मुझसे कमेंट में कहा, कई लोगों ने मुझे पर्सनली कहा कि सर आप हिंदी की वीडियो डालिए, हिंदी की वीडियो यूट्यूब पे डालिए। और इस वीडियो का जो पर्पज है वो निश्चित रूप से यूपीएससी ट्रिपल एससी वीडियो, यूपी पीसीएस के सीसेट सेक्शन को भी ये कवर करता है। काफी हद तक 20 क्वेश्चंस आपके सीसेट में भी मिलते हैं, प्लस जो अदर एग्जामिनेशंस है जैसे लेखपाल की परीक्षा आने वाली है या आगे भी जिस भी परीक्षा में हिंदी आएगी उस परीक्षा के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और आगे वाले अगले 20-25 दिनों में मैं आपको हिंदी की रेगुलर क्लास प्रोवाइड करूंगा, लगभग अल्टरनेट डे पे, यानी एक दिन छोड़ करके रेगुलर आपको क्लास निश्चित रूप से मिलेगी। तो हिंदी पर जब भी हम यूट्यूब पे कोई कंटेंट सर्च करते हैं तो बहुत ही कम कंटेंट मिलता है हमको। जैसे कि एक ऐसा कंटेंट होना चाहिए जिसको हम पढ़ सकें तो परीक्षा में निश्चित रूप से हमें फायदा हो सके। जब इस तरह के कंटेंट की तलाश हम यूट्यूब पे करते हैं दोस्तों तो बहुत ही कम कंटेंट हमें मिलता है। और हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अगर हम उत्तर प्रदेश की किसी भी परीक्षा में अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इवन अगर हम सीसेट का एग्जाम यानी कि जैसे पीसीएस में है या यूपीएससी में है, सीसेट का जो सेक्शन होता है अगर उसे क्वालिफाई करना चाहते हैं तो वहां पर हमें इसकी जरूरत निश्चित रूप से पड़ती है। भले वो क्वालिफाइंग नेचर के पेपर होते हैं और यहाँ पर यानी कि उत्तर प्रदेश के कमीशन में और कुछ विशेष राज्यों के द्वारा आयोजित की जाने वाली विशेष परीक्षाओं में भी हिंदी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम आते हैं दोस्तों हिंदी के कॉन्सेप्ट को ढूंढने या यूट्यूब पर या किताबों में, तो किताबों में दोस्तों बहुत सारी चीजें लिखी है लेकिन उन सारी चीजों को हमें पढ़ना नहीं होता। और जीएस के लिए मैं आपको टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट देता हूं, जैसा कि मैंने अभी लास्ट प्रीवियस 2 टेस्ट पेपर्स डाले हैं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन किया गया है, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी का और केमिस्ट्री का पेपर है। लिंक मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी वीडियो की परीक्षा से पहले आपको हिंदी की कंप्लीट जानकारी हमारे इस चैनल पे मिलेगी निश्चित रूप से। और बेस्ट कंटेंट इस कमांड के साथ कि जो कंटेंट मैं आपको दूंगा वो निश्चित रूप से 40 से 45 प्रश्नों तक आपको पाने में सहायता करेगा। यानी कि अगर आप इस वीडियो लेक्चर को पूरा देखते हैं जो आगे मैं अगले 20 से 25 दिनों में करने वाला हूं, और ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा, ज्यादा से 15 से 20 मिनट या 25 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें आपको अगले यानी कि नेक्स्ट मंथ यानी 15 अगस्त तक, यानी आज 17 जुलाई है, उसके बाद नेक्स्ट 15 अगस्त तक आपको ये कंटेंट डिलीवर हो जाएगा, आपको ये सारा कंटेंट आप तक पहुंच जाएगा। बस आप सभी के सहयोग की जरूरत है। आप सब इस वीडियो को लाइक करिए। लाइक करने से थोड़ा सा सहयोग आपका मिलता है, हमारा इंकरेजमेंट होता है और हमें अच्छा लगता है, आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने की इच्छा होती है। प्लस अगर आप पहली बार इस चैनल पे आ रहे हो तो निश्चित रूप से इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है कि ये जानकारी ऐसी है कि आपको अपने दोस्तों को भी बतानी चाहिए तो यू मस्ट शेयर दिस वीडियो। आप इस वीडियो को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जान सके इस चीज के बारे में। क्योंकि वास्तव में हिंदी के कंटेंट की जब बात आती है तो यूट्यूब पे हमें बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं मिलता है दोस्तों। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, आप अपने पास एक नोटबुक जो भी है प्रॉपर नोटबुक आप रख लीजिए। अगर आप रेगुलर मेरी क्लास करते हैं तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। आप एक नोटबुक अपने पास रख लीजिए। और तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें जानना है कि भाषा, हम बात कर रहे हैं हिंदी की। दोस्तों जो भी मेरा अगला 3 से 4 दिन का वीडियो कंटेंट होगा वो पूरी तरीके से ऐसा होगा जिसमें से निश्चित रूप से आपको 2 से 3 अंक तो हर हाल में मिलने ही मिलने हैं। और इस तरह के यानी जब 25 क्वेश्चन का कंटेंट होता है, अब चूंकि आपके पास 50 क्वेश्चन आने वाले हैं वीडियो के एग्जामिनेशन में, तो आपको निश्चित रूप से इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन बिना कहे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहली चीज है कि हम हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी है क्या। दोस्तों हिंदी एक भाषा है जो भारतीय संविधान में वर्णित की गई ऑफिशियल लैंग्वेज में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई है, उन 22 ऑफिशियल लैंग्वेज में से एक भाषा है और हमारी मातृभाषा है। मदर टंग होने के बावजूद हम हिंदी में जब व्याकरणिक दृष्टिकोण से बात आती है, इसके ग्रामर सेक्शन की बात आती है, तो हम अपने आप को कहीं ना कहीं पर कमजोर पाते हैं और इसके लिए इसका कंटेंट हम ढूंढते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा कंटेंट जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो और आपको हेल्पफुल कर सके, आपको हेल्प दे सके, वो कंटेंट बनाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं कि जो लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी क्या है, एक भाषा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में अराइज होता है दोस्तों कि भाषा क्या है, व्हाट इज लैंग्वेज। दोस्तों भाषा क्या है, भाषा बहुत सारी चीजें मैं अभी ऐसी बताऊंगा स्टार्टिंग के 1-2 क्लासेस में जो कुछ बच्चों को बहुत अच्छे से पता होंगी, निश्चित रूप से पता होंगी। लेकिन चूंकि मैं बिगिनिंग से शुरू कर रहा हूं तो मैं यही समझूंगा कि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ाऊं कि आपको एकदम शुरुआत से, अगर पहली बार भी अगर आप हिंदी पढ़ रहे हो, जिस बच्चे को हिंदी बिल्कुल नहीं आती, जैसे कुछ लोगों की इंग्लिश कम अच्छी होती है, हिंदी वीक होती है, या कुछ लोगों की हिंदी अच्छी होती है तो इंग्लिश वीक होती है, तो अगर हिंदी आपकी बिल्कुल वीक है, यू आर जीरो इन हिंदी, इफ यू आर जीरो इन हिंदी,
देन दिस वीडियो इज रियली हेल्पफुल फॉर यू। ये वीडियो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था भाषा की। भाषा क्या होती है दोस्तों? भाषा एक माध्यम है, ठीक है। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार और भावों को दूसरों को समझाते हैं। मतलब हम अपने अंदर जो हमारी बात चल रही है, जो हम कहना चाहते हैं, वो हम समझाते हैं किसी को। जैसे कि किसी को भी हम अपनी बातें अगर हमें समझानी है तो उसके लिए हमें एक मीडियम की जरूरत होती है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों के मन के विचार और भावों को खुद समझते हैं, ठीक है। इसके लिए अब हम दो तरीका इस्तेमाल करते हैं, या तो हम उन्हें बोलकर समझाते हैं या तो हम उन्हें लिखकर बताते हैं। और दूसरों की बातें समझते हैं या तो सुन करके या तो पढ़ करके। अगर हम डिफिनेशन को एक बार रिपीट करें तो भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों और भावों को दूसरों को बोलकर या लिखकर समझाते हैं और दूसरों के मन के विचारों और भावों को पढ़कर या सुनकर समझते हैं। क्लियर? अब इन दो चीजों को, अब अगर हम भाषा की बात करें तो इसमें दो वर्ड मैंने यूज किए, एक तो ओरली जो मैं बोल रहा हूं स्पीकिंग, और दूसरा रिटन। यानी कि भाषा दो रूपों में होती है, आपको तीन भी कह सकते हैं आप, एक लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन वास्तविक स्वरूप में अगर देखा जाए तो सांकेतिक भाषा का उतना मतलब नहीं होता, इसलिए दो मेन रूप माने जाते हैं। मुख्यतः भाषा के दो रूप माने जाते हैं, एक मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, अपने पेज के सेंटर में लिखिए भाषा और उसे दो सेक्शन में बांट दीजिए, एक तरफ मौखिक भाषा और दूसरी तरफ लिखित भाषा। क्योंकि सबसे पहले मौखिक भाषा की शुरुआत हुई जब हम वैदिक काल में थे, तब भी मौखिक या श्रुत साहित्य की बात होती थी, क्योंकि वहां पर लिखित भाषा नहीं थी। मानव को लेखन कला बाद में हुई है, पहले बोलना उसने सीखा है। तो जब बोलना आता है तो बोलने के लिए हमें मौखिक भाषा की जरूरत होगी। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर हम मौखिक भाषा का इस्तेमाल करना चाहते हैं, इफ वी यूज ओरल लैंग्वेज, तो वो कौन सी सबसे स्मॉलेस्ट चीज है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना हम मौखिक भाषा नहीं बोल सकते? दोस्तों ध्वनि, यानी कि स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ ओरल लैंग्वेज, यानी मौखिक भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो क्या है दोस्तों? वो है वर्ण ध्वनि, ठीक है, वो है ध्वनि। ओके फ्रेंड्स, मौखिक भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है वो है ध्वनि। यानी हम मौखिक भाषा तब तक नहीं बोल सकते जब तक हमारे पास ध्वनि ना हो। क्लियर? अब देखिए, इस ध्वनि के साथ अगर हम बात करें, जैसे कि हम कोई चीज ओरल अगर किसी से कहते हैं तो वो वहीं तक जा सकती है जहां पर वो मेरी आवाज पहुंच रही है। क्लियर? सभी को मैं नहीं पहुंचा सकता, सभी के पास मैं इस चीज को नहीं डिलीवर कर सकता। अगर मैं किसी क्लासरूम में बोल रहा हूं, किसी बिल्डिंग में बोल रहा हूं, तो पार्टिकुलर उस बिल्डिंग में या उस क्लासरूम में या उस ऑडिटोरियम में लोग सुनेंगे और बाहर जाकर के वो मेरी बातें बता सकते हैं लोगों से, बट ये जरूरी नहीं कि वो हूबहू बता पाए। यानी कि जो मौखिक भाषा होती है दोस्तों, वो अस्थायी होती है। कैसी होती है? अस्थायी। अस्थायी होने का मतलब ये है कि इसका कोई भी प्रूफ नहीं होता, कोई भी प्रूफ नहीं हो सकता। जैसे आपसे किसी ने कहा ओरली कुछ भी कहा और नेक्स्ट टाइम अगर आपको ऐसा पता चलता है कि उसमें कुछ गलत है और आप उसे ला करके उसके सामने रखते हो, तो वो सीधे अपने वर्डिंग्स को चेंज कर सकता है, कह सकता है नहीं मैंने ऐसा कहा ही नहीं था। मीन्स ओरल था तो आप उसके लिए प्रूफ नहीं दे सकते। इसीलिए आप निश्चित रूप से देखते होंगे जब भी कोई बात होती है तो रिटन में साक्ष्य मांगा जाता है। कोई भी कार्यक्रम या कोई भी सरकारी कार्य होता है तो उसके लिए आपको लिखित में देना होता है कि हाँ ऐसा है, क्योंकि ओरल कही गई बात का कोई वजूद नहीं है। ओरल मतलब नथिंग। तो ओरल भाषा चूंकि अस्थायी थी, अस्थायी भाषा में साहित्य भी नहीं लिख सकते, ऐसा भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उतनी ज्यादा कैपेसिटी इंसान की होती नहीं कि उन सारी चीजों को जितनी वो सुने उतना वो याद कर सके, उतना वो परमानेंटली याद रख सके, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों को छोड़ करके। ठीक है, तो इसके लिए जरूरत पड़ी लिखित भाषा की। अब लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वो है जिसके द्वारा हम लिखित में किसी को कोई चीज समझाते हैं। अब रिटन भाषा बोलने के लिए, लिखने के लिए हमें सबसे लोवेस्ट चीज, सबसे मिनिमम चीज क्या चाहिए? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ रिटन लैंग्वेज। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो जब बात करेंगे कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई की, तो वहां पर आएंगे वर्ण या अक्षर। मैं कुछ अंग्रेजी के शब्दों का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे कुछ साथी हैं जो इंग्लिश मीडियम से भी हैं और उनको थोड़ा सा वर्ड की प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से मैं प्रयास करता हूं कि मैं दोनों लैंग्वेज में बाइलिंगुअल आपके सामने चीजें रख सकूं। तो प्रयास ये करिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में करिए। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में क्लासरूम में ही अपलोड करूंगा। तो क्या है कि जो लिखित भाषा है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है?
अक्षर या वर्ण। क्लियर। अब वर्ण या अक्षर की अगर हम बात करते हैं तो वर्ण या अक्षर कहां से आते हैं? देखिए, हमने कोई साउंड निकाला, जैसे हिंदी की बात करें तो आ, ई, उ, ए, ओ, औ, इस तरह के हमने साउंड निकाले और इस साउंड को हमने एक पार्टिकुलर सिंबल दे दिया है, एक निश्चित चिन्ह दे दिया है, एक प्रतीक चिन्ह इसके लिए निर्धारित कर दिया है कि अगर हम हिंदुस्तान में या जहां भी हिंदी भाषी क्षेत्र में जाएं और अगर हमारे मुंह से आ निकलता है तो सामने वाले के द्वारा बनाया गया सिंबल इस तरह का होगा जिसे हम आ कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? यानी कि सबसे जरूरी चीज है कि ध्वनि से ही निकल के आए हैं वर्ण। ध्वनि और वर्ण दोनों एक चीज है। जब हम ध्वनि को संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रकट कर देते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। जब हम ध्वनि को संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रकट कर देते हैं तो उसे हम वर्ण कहते हैं। आई होप क्लियर होगा। कोई दिक्कत निश्चित रूप से नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो फिर से आप कमेंट बॉक्स में करिए, मैं आपको निश्चित रूप से इसके लिए दोबारा से समझा दूंगा आपके कमेंट बॉक्स में ही कि आपको क्या दिक्कत आ रही है या कहां पे प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट चीज देखते हैं दोस्तों, जैसे कि अगर हम वर्ण की बात करेंगे तो एक लिमिटेड होगा। कोई भी लैंग्वेज है तो वहां पर जो वर्ण होंगे, जो लेटर्स होंगे, उनकी जो नंबर्स होंगे वो लिमिटेड होंगे। यानी वर्णों की संख्या हर भाषा में कितनी होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड का मतलब निश्चित होगी, ऐसा नहीं है कि कहीं 40 है, कहीं 42 है, कहीं 45 है। जैसे यहाँ की बात करें, हिंदी में थोड़ा सा विद्वानों में विरोधाभास है। कुछ लोगों के हिसाब से 44 वर्ण है तो वो लोग स्वर और व्यंजन की संख्या अलग अलग मानते हैं। फिर 49 है, और लेकिन जो ऑफिशियली या वेल ट्रस्टेड है वो है कि हिंदी भाषा में, या सर्वमान्य जिसको आप कह सकते हैं, वो हिंदी भाषा में 52 वर्ण आते हैं। ठीक है, और इन 52 वर्णों में जो 41 है वो व्यंजन में आते हैं। मैं डिस्कस करूंगा आगे की वीडियोस में कि 41 कैसे हैं। मूल व्यंजनों की बात है तो 33 है, लेकिन अगर कुल व्यंजनों की बात की जाएगी तो 41 है। यानी कि मूल व्यंजन यानी कि बेसिक जितने मूल व्यंजन हैं वो 33 हैं, लेकिन अगर कुल व्यंजनों की बात की जाए तो 41 हो जाते हैं। कैसे, वो मैं आपको बाकायदा एक एक चीज प्रूफ करके दिखाऊंगा, उसमें आपको एक भी % सोचने की जरूरत नहीं। यानी भाषा में कुल वर्ण होंगे, किसी भी भाषा में निश्चित वर्ण होंगे। जैसे अंग्रेजी की बात करें तो 26 अक्षर हैं, हिंदी की बात करें तो 52 अक्षर हैं, और इन 52 अक्षरों का एक व्यवस्थित समूह होगा। क्लियर। अगर मैं अपने इन दोस्तों से पूछूं, अपने व्यूअर्स से मैं पूछूं कि हिंदी में कितनी वर्णमाला होती है, तो निश्चित रूप में से इसमें से कई लोगों का जवाब होगा 52, 44 या 49। अगर आपका भी जवाब ये है तो निश्चित रूप से कमेंट करिएगा कि सर माय आंसर इज ऑल्सो दिस। कुछ लोगों से अगर मैं पूछता हूं कि इंग्लिश में कितनी वर्णमाला होती है तो उनका जवाब होगा 26, निश्चित रूप से होगा। अब मैं अगर उनसे किसी ऐसी भाषा का नाम पूछ लूं जो उन्होंने कभी सुनी ही ना हो कि उसमें कितनी वर्णमाला होती है या उसकी वर्णमाला कितनी होती है, तो वो कहेंगे सर आई डोंट नो बिकॉज आई हैवंट हियर अबाउट दैट लैंग्वेज, क्योंकि हमने उस भाषा के बारे में कभी सुना ही नहीं। मीन्स आपको क्या करना है दोस्तों, जो चीज है किसी भी भाषा की हम बात कर लें, हर भाषा में एक ही वर्णमाला होती है। कैसे? क्योंकि वर्णमाला उस भाषा के सभी अक्षरों का व्यवस्थित समूह होता है, और हिंदी में 52 अक्षर का एक निश्चित समूह है जिसे वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला सिर्फ एक है और उस वर्णमाला में 52 अक्षर है। क्लियर। 52 अक्षर कितने हैं, कौन कौन से कैटेगराइज हैं, उनको मैं एक एक करके अपनी आगे की क्लासेस में क्लियर कर दूंगा। उसमें आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिक्स रूप से हो जाएगा। यानी वर्ण, वर्ण क्या है? वर्ण के लिए मैंने आपको बताया कि जब ध्वनि को संकेत चिन्हों के माध्यम से प्रकट कर दिया जाता है तो वो वर्ण कहलाती है। फिर दूसरी बात आती है वर्णमाला। वर्ण आगे तो वर्णमाला, जब किसी भाषा के सभी अक्षरों को एक व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह में रख दिया जाता है तो वो कहलाते हैं वर्णमाला। तो वो क्या कहलाती है? वर्णमाला। दूसरी तो भाषा में कहना चाहें तो किसी भी भाषा के सभी अक्षरों का क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। कोई दिक्कत? आई होप समझ में आया होगा निश्चित रूप से। अब आते हैं भाषा पे। ये बहुत ही बेसिक चीजें मैं बता रहा हूं, बिल्कुल बोर मत होइएगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सब मैं जानता हूं, बिल्कुल आप जानते हैं, लेकिन शुरुआत करने से पहले फंडामेंटल ही स्टार्ट किया जाता है। न्यू से ही घर बनाना स्टार्ट होता है, सीधे फर्स्ट फ्लोर से नहीं। ठीक है, तो मैं न्यू से ही स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये मैं पूरी क्लास बनाने वाला हूं आपके लिए। ज्यादा क्लासेस नहीं है, 20 से 25 क्लासेस हैं, तो निश्चित रूप से आप मेरा साथ दे सकते हैं दोस्तों। फिर बात आती है बोली की।
बोली का नाम आपने सुना होगा, निश्चित रूप से एक सवाल बोली का तो पक्का ही आता है आपके पेपर में, 100% आता है। फिर उपभाषा का, फिर भाषा का, फिर परिनिष्ठित भाषा का और फिर राष्ट्रभाषा का। ये कुछ इसी प्रकार से है जैसे गांव, फिर कस्बा और फिर शहर, और शहर के बाद फिर नगर, जो आपके जैसे नगर निगम होते हैं, और फिर उसके बाद महानगर या मेट्रो सिटीज या स्मार्ट सिटीज की आप बात कर सकते हैं। 5 चरणों की बात है, बोली, उपभाषा, भाषा और परिनिष्ठित भाषा और राष्ट्रभाषा। इन 5 चरणों में हमारी भाषा के डेवलपमेंट को समझा जा सकता है। अगर हम सबसे पहले चरण की बात करें, यानी कि शुरुआती चरण की बात करें, तो है बोली। बोली की बात करते हैं तो बोली भाषा का वह स्वरूप है जो अविकसित होता है। अविकसित मतलब डेवलप नहीं होता। अब फिर हम बोली को कैसे पहचानेंगे? तो हमारे आसपास, हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने दोस्तों में जिस भाषा के स्वरूप को इस्तेमाल में लाते हैं वो बोली कहलाती है। यानी बोली भाषा का वो रूप है जो साधारण लोगों के द्वारा व्यवहार की भाषा में, व्यवहार में प्रयोग में लाया जाता है। बोली भाषा का वह अविकसित रूप है जो आम जनता द्वारा या साधारण लोगों द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप अपने किसी फ्रेंड के साथ हो तो आप किस तरह से बात करते हो, आप खुद जानते होगे, बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप वही चीज अपने दोस्त को रिटर्न में देना चाहते हो तो क्या उसी लहजे में देते हो जिस लहजे में आप उससे कहते हो? बिल्कुल नहीं, आप उसे एक व्यवस्थित तरीके से लिख करके देते हो। ठीक है, यही फर्क है बोली में। क्योंकि बोली का लिखित रूप नहीं होता, इसलिए इसमें साहित्य भी नहीं लिखे जाते। और हम बात करें कि भारत में कुल कितनी बोलियां बोली जाती हैं, तो भारत में कुल लगभग 650 बोलियां बोली जाती हैं, इतनी सारी भाषाओं में मिला करके। ठीक है, अब बात करते हैं बोली के बाद उपभाषा की। तो बोली से जैसे बढ़कर के गांव से थोड़े दिन बाद, विकास के बाद कस्बा बन जाता है, वैसे ही बोली से बढ़कर के क्या बन जाता है दोस्तों? बोली से बढ़कर के बन जाता है उपभाषा। या बोली बनती है धीरे धीरे डेवलप होकर के, जब 2, 4, 6 बोलियां आपस में मिल जाती हैं तो बन जाती हैं उपभाषा। ठीक है, अब देखिए, जब उपभाषा की बात करेंगे तो उपभाषा भाषा का वह स्वरूप है जो बोली से तो ज्यादा विकसित होता है परंतु भाषा से कम विकसित होता है। यानी कस्बा वो स्थान कहलाता है जो गांव से ज्यादा विकसित हो लेकिन शहर से कम विकसित हो। समझ रहे होंगे आप लोग, निश्चित रूप से समझ में आ रहा है? निश्चित कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा अगर समझ में आ रहा है तो। ठीक है, बोली समझ में आ गई होगी। उपभाषा बोली से ज्यादा विकसित तथा भाषा से कम विकसित रूप को क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। एक उपभाषा में एक से ज्यादा बोलियां हो सकती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में कुल 5 उपभाषाएं हैं, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी। इन 5 उपभाषाओं में मिलाकर हिंदी में कुल 18 बोलियां हैं। कल वाले लेक्चरेट में मैं आपको दिखाऊंगा कि हिंदी की कौन सी उपभाषा में कौन सी बोली है, जिसमें से 2 नंबर तो निश्चित रूप से पक्का है कि फला उपभाषा या फला बोली किस उपभाषा के अंतर्गत है या अमुक बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। इन तीनों टॉपिक को कंसल्ट करते हुए कल मैं आपके लिए लेकर आऊंगा शॉर्ट वीडियो, एकदम इन्फॉर्मेटिव, जिसमें मैं बोली और उपभाषा की चर्चा करूंगा। उपभाषा के बाद आती है परिनिष्ठित भाषा। जब हम भाषा को, क्योंकि भाषा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूं कि भाषा क्या है, भाषा एक माध्यम है, बता चुका हूं, आप स्टार्टिंग में वीडियो देख सकते हैं। जो परिनिष्ठित भाषा है वो और कुछ नहीं है बल्कि बस भाषा का थोड़ा सा डेकोरेटेड रूप है। ठीक है, कैसे? जब हम भाषा को व्याकरण के नियमों से सजा दें, अलंकृत कर दें, डेकोरेट कर दें, जब हम किसी भाषा को उस भाषा की व्याकरण के नियमों से बांध दें, नियमों से सजा दें या नियमों से अलंकृत कर दें, तो वो रूप क्या कहलाती है? परिनिष्ठित भाषा या व्याकरणिक भाषा कहलाती है। क्लियर? जब हम किसी भाषा को व्याकरण के नियमों से सजा देते हैं तो भाषा परिनिष्ठित भाषा या व्याकरणिक भाषा कहलाती है। ठीक है, फिर जो लास्ट स्टेप आता है दोस्तों वो आता है राष्ट्रभाषा का। राष्ट्रभाषा यूं तो किसी देश के द्वारा बोली जा सकने वाली भाषा को कह सकते हैं, या किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। प्रयोग में लाने से तात्पर्य है कि आधिकारिक और अनधिकारिक, यानी हर तरह से ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हर पर्पज में आप उस भाषा का प्रयोग करें। ठीक है, जैसे आप हिंदी की बात कर लें तो ज्यादातर काम हिंदी में होते हैं, लेकिन सारे काम हिंदी में नहीं होते। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। बात समझ रहे हैं? ठीक है, हमारे यहाँ 22 राजभाषाएं हैं जो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में और आर्टिकल 343 से लेकर के डिस्कस की गई हैं। ठीक है, वो हम पॉलिटी में देखेंगे, जब हम पॉलिटी में आपके लिए क्वेश्चन स्लैब बना के लाएंगे। अंडर प्रोसेस है, जल्दी ही आ जाएगा। तो
राष्ट्रभाषा क्या होगी? जब किसी भाषा को किसी देश के बहुसंख्यक समुदाय के द्वारा व्यवहार में प्रयोग किया जाने लगता है तो वह भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो मेरा टॉपिक था वो यहीं पर खत्म होता है। आपने इस वीडियो को देखा, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और इस चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर निश्चित रूप से करना मत भूलिएगा। ओके दोस्तों, जो काला बटन है उसको ब्लैक से ब्लू कर देना, ठीक है, क्योंकि ब्लैक अच्छा नहीं लगता, थोड़ा ब्लू कर देना, अच्छा लगेगा। विश यू गुड लक। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।